नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और ये महामारी की तरह फैलने भी लगा है। अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस का केस सामने आया, यानी इस बीमारी की पकड़ बच्चों पर भी हो गई है और इसके संक्रमण की वजह और इलाज को लेकर भी कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके एक्शन प्लान को लेकर डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर झेल रहा है प्रदेश। राज्य में 850 एक्टिव केसेस हैं। 90 लोगों की म्यूकोरमाइकोसिस के चलते मौत भी हो गई है। पूरा जो वार्ड है वो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए ही खोल दिया गया है। 300 से अधिक पेशेंट इस म्यूकोरमाइकोसिस के वार्ड में एडमिटेड है। ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, कोरोना के बीच ब्लैक फंगस अब न सिर्फ लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है, बल्कि अहमदाबाद में आज बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला केस आ गया। 13 साल के बच्चे का अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया। ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसकी मां की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। आजकल हम ये देखते हैं कि एडोलेसेंट एज ग्रुप में जो बच्चे ज़्यादा मेदस्वी होते हैं, मतलब ओबेस होते हैं, तो वो ज़्यादातर 13-14 साल के बच्चे भी एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो उनको भी कभी जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है तो बहुत कम नंबर में, लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, आईसीयू केयर करनी पड़ती है, ऑक्सीजन और ये सभी दवाइयाँ देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको भी ये हाई रिस्क जोन में आना पड़ता है। तो जाके ये म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में या एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हो सकता है। ब्लैक फंगस से पीड़ित 13 साल के बच्चे की जान बचा ली गई, लेकिन इस फंगल इन्फेक्शन से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में डर और सरकारों की चिंता बढ़ती जा रही है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद ब्लैक फंगस के हर केस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस महामारी के बीच सबसे बड़ी चिंता इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन की भारी कमी है। ये दुर्लभ बीमारी है, जिसकी वजह से अस्पतालों में इसकी दवा का काफी शॉर्टेज है। The one and only major problem is non-availability of lyophilized amphotericin B, which is the mainstay of treatment. There is an acute short supply of amphotericin B. In fact, all our patients who are admitted are not getting adequate dosage at all, because our usual stockists, usual suppliers have all refused to supply any vials to us, saying that all the medicine is going to be procured by the government. ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी की शिकायतें हर राज्य से मिल रही हैं, जिसकी शॉर्टेज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन विदेश से आयात करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी की कमी सामने आने के बाद अब इसके उत्पादन के लिए 3 दिन में 5 कंपनियों को मंजूरी दी है। देश में 6 दवा कंपनियां पहले से ही एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन बना रही थीं, जिन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाया है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने एम्फोटेरिसिन बी की 6 लाख डोज के आयात के लिए भी ऑर्डर दिए हैं। राज्य सरकारों के साथ साथ अब केंद्र सरकार भी ब्लैक फंगस की रोकथाम और इलाज के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। साथ ही ब्लैक फंगस से बचाव और उसके इलाज को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने वाले अभियान भी जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट सतर्क करते हैं
कि कोरोना के जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दिए गए उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। डायबिटीज मरीजों को स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स दिए जाएं, तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि डॉक्टर्स कोरोना मरीजों के इलाज में ज्यादा सतर्कता बरतें। If you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucus, so that you can consult your doctor immediately. ब्लैक फंगस की बीमारी अगर हद से बढ़ जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसके लक्षणों को जल्द से जल्द पहचान करें। आप इसकी पहचान कर सकते हैं अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूज जाए, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हों, दांत हिलने लगे। ये वो शुरुआती लक्षण हैं जिनको पहचान कर अगर तुरंत इलाज शुरू हो जाए तो दवाइयों से ही ब्लैक फंगस ठीक हो सकता है। ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। जब ये फेज 2 में जाता है कि जैसे आंखों में चला गया और कईयों की आपने देखी है कि आईज भी बहुत फूल जाती है, उसमें कई बार आई को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उसके बाद स्टेज 3 जब ब्रेन में चला जाए। तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो 3-3 महीने भी देते हैं जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस बीमारी के अटैक ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिससे निपटने के लिए सिस्टम एक्टिव हो चुका है। लेकिन इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली लहर में मिली कामयाबी दूसरी लहर में धराशायी हो गई। अस्पतालों की हालत ने सारी तैयारियों की पोल खोल दी है और यही वजह है कि कोरोना की तीसरी लहर के अलर्ट को सरकार अभी से गंभीरता से लेने लगी है। वैक्सीन प्रोग्राम तो तेज करने की रणनीति बनाई ही जा रही है। दिसंबर के अंत तक लगभग 216 करोड़ वैक्सीन डोज हासिल करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सरकार की तैयारी क्या है, आइए देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को बेदम कर दिया। अस्पताल मरीजों से भर गए, सिस्टम हांफने लगा। न बिस्तर था, न वेंटिलेटर, सांसें भी भारी हो गईं। ऑक्सीजन की कमी से न जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं। और अब तीसरी लहर का खतरा सामने है। अच्छी बात यह है कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से सजग हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर से हुए जानमाल के नुकसान से सबक लेते हुए मोदी सरकार ने अब पूरे देश में वैक्सीन के कार्य पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी दवाई की किसी भी स्तर पर कोई कमी न पड़े, इसके उत्पादन को लेकर अब मोदी सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर का आना तय है। इसके वैज्ञानिक सबूत हैं कि तीसरी लहर में वायरस का म्यूटेंट ज्यादा ताकतवर रहेगा। कुछ विशेषज्ञों ने डर जताया है कि तीसरी लहर में बच्चों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार कमर कस चुकी है। आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको हम विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि कोरोना संक्रमित लोगों को दवाई और अस्पताल की कमी न पड़ने पाए। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि वैक्सीनेशन मुहिम को युद्ध स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए। तीसरा ये कि नए म्यूटेंट से निपटने के लिए वैक्सीन को अपडेट भी किया जाए। सरकार का फिलहाल पूरा फोकस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने और उसे पूरे देश में आसानी के साथ पहुंचाने पर है। देश में अभी तक 19 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई।
लेकिन ये संख्या आबादी को देखते हुए बहुत कम है। यही वजह है कि सरकार वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। भारत में लगातार वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने इस बात को लेकर के सवाल उठाया था कि वैक्सीन उनके राज्यों में नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि भारत सरकार और भारत बायोटेक की तरफ से इस कंपनी यानी बिबकॉल कंपनी को एक समझौता किया गया है और इसमें फार्मूला ट्रांसफर करने के बाद इस कंपनी के जरिए कई डोज वैक्सीन के बनाए जाएंगे। बिबकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी में सितंबर से वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। लक्ष्य कोवैक्सीन के 1 करोड़ डोज बनाने का है। इतना ही नहीं, दिसंबर के आखिरी तक 2 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य है। भारत सरकार ने जो हमको प्रोडक्शन करने के लिए टाइमलाइन दिया है, उसके हिसाब से हम सितंबर अक्टूबर में यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और 10 मिलियन डोजेज मतलब 1 करोड़ डोज हम हर महीने बनाएंगे, जो हमारा इनिशियल टारगेट है। उसको हम स्केल अप करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम भारत सरकार की मदद करेंगे, जिससे कि इस रोग से बच्चे बड़े सब बच सकें। इसके अलावा जर्मनी की 5 बड़ी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए करार को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये कंपनियां कुल उत्पादन का 50% भारत को देंगी। 4 अन्य विदेशी कंपनियों ने भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार करने की इच्छा जताई है। भारत बायोटेक ने जनवरी से अप्रैल तक कोवैक्सीन की हर महीने 90 लाख डोज यानी कुल 3 करोड़ 60 लाख डोज का उत्पादन किया है। दिसंबर तक भारत बायोटेक और उसकी सहयोगी कंपनियां कोवैक्सीन की 78 करोड़ 70 लाख डोज सरकार को देंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस साल के अंत तक कोविशील्ड वैक्सीन की 129 करोड़ डोज देगा। इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का उत्पादन भी 5 कंपनियां करेंगी। दिसंबर तक ये देश में 25 करोड़ 81 लाख वैक्सीन डोज देंगी। Between 16th of January and 31st of July, we have said it earlier also, the country would have got something like 51 crore vaccines, and then between 1st of August to 31st of December, the country would have got almost 216 crore vaccine doses. So that means that by the end of this year, we would have got the capacity to vaccinate almost every adult in the country. उम्मीद है कि इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आएगी और तीसरी लहर का खतरा कम होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।